In last class of chemistry, we were learning about डी ब्रॉगलीज ड्वेल नेचर प्रिंसिपल, जिसमें डी ब्रॉगली ने बताया कि कोई भी मैटर या जो मास होता है या फिर कोई एनर्जी होती है वो डुअल नेचर शो करती है। डुअल नेचर का मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। मैंने पार्टिकल और वेव नेचर के बारे में आपको आइडिया दिया कि भाई पार्टिकल नेचर मीन्स डिस्क्रीट, यानी कि कोई भी चीज़ टुकड़ों में एग्जिस्ट करती है, और वेव नेचर का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ कंटिन्यूस है, तो उस तरह के एग्जिस्टेंस को अपन वेव नेचर बोलते हैं। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन या जो छोटे छोटे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों तरह की नेचर शो करते हैं। वो पार्टिकल की नेचर भी शो करते हैं और कभी कभी वो वेव नेचर भी शो करते हैं। तो इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली जो हाइपोथेसिस है, ये दोनों किस तरह के इफेक्ट हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन का जो वेव और पार्टिकल नेचर है उन दोनों को डिस्क्राइब करते हैं डी ब्रॉगली का डुअल नेचर का प्रिंसिपल। अब आगे बढ़ते हैं। हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल समझा, फिर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की कुछ कमियां थी, फिर नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल हमें समझना है। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन और डुअल नेचर ऑफ मैटर या फिर डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल समझते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स बोहर। ठीक है, तो टुडे लेट्स लर्न अबाउट नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोहर का परमाणु प्रतिरूप, इसे समझते हैं। नील्स बोहर का परमाणु प्रतिरूप। परमाणु प्रतिरूप क्या होता है नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। तो नील्स बोर ने जो कमियां रदरफोर्ड की रही थी उन कमियों को दूर करते हुए अपना खुद का एक नया मॉडल दिया। तो क्या मॉडल था नील्स बोर का। नील्स बोर ने बोला कि भाई जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में रहता है। इस तरह से सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में सारा एटम का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहता है सेंटर में। ये किसी एटम का न्यूक्लियस होता है जिस पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड रहता है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में, इस न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन केवल एक ऑर्बिट में नहीं लगाता, उसने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट जो शेल्स होती है, शेल्स जो होती है उनमें चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन। ये शेल कैसे होती है, जैसे n बराबर 1 शेल, n बराबर 2, 3, 4, 5 इस तरह से शेल होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल्स में चक्कर लगाता रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर। तो ये यहाँ पे नील्स बोर ने बताया कि ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, सबसे पहला पॉइंट तो था कि ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो उस एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में होता है, उसके नाभिक में होता है। तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट्स होते हैं उन फिक्स ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं, और ये ऑर्बिट्स कभी भी वो चेंज नहीं करते, है ना। फिक्स ऑर्बिट में इनकी कोई फिक्स एनर्जी होती है, उसके साथ चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट्स, फिक्स्ड
ऑर्बिट्स, फिक्स्ड ऑर्बिट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हिंदी में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं। ओके, और ये जो ऑर्बिट्स होती है, इन ऑर्बिट, ये ऑर्बिट कुछ किसी शेल में मौजूद होगी। देखो ऑर्बिट तो क्या होता है, ऑर्बिट तो एक प्लेन में जो चक्कर लगा रहा है, जैसे इस तरह से एक ऑर्बिट होता है, जैसे अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, लेकिन मैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से एक आवरण बनाऊँ, ऐसे ऐसे एक क्लोज बॉडी बनाऊँ स्फेरिकल, तो उसे अपन शेल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं वो स्फेरिकल शेल्स में लाई करती है। जैसे पहली जो शेल होगी उसको के शेल बोलेंगे, दूसरी शेल जो होगी उसको एल शेल होगी। तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट शेल है तो इसको बोलेंगे n बराबर 1, इसको बोलेंगे n बराबर 2, इसको बोलेंगे n बराबर 3, आगे ऐसे ही जाता रहेगा, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, है ना। और इसे अपन बोल देंगे के शेल, इसको बोलते हैं एल शेल, इसको बोलते हैं एम शेल। तो के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे हमारी शेल्स के नाम दिए जाते हैं। शेल से क्या मतलब है, देखो शेल जब आपके दिमाग में शेल आपके सामने जब शब्द आए तो उसका मतलब है एक स्फेरिकल शेल, एक स्फेरिकल जो होता है ना, एक स्फेयर जो होता है, खोखला स्फेयर, तो उससे आप एज्यूम करना, जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर एक खोखला जो स्फेयर है उसको अपन बोलेंगे शेल। ऑर्बिट क्या हो गया, केवल एक पाथ हो गया, एक सर्कुलर पाथ जो होगा वो तो क्या हो जाएगा ऑर्बिट, लेकिन जो ऑर्बिट जिसके अंदर जिस स्फेयर का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, उसका शेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये के शेल, एल शेल, एम शेल, तो ये जो ऑर्बिट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में लाई करती है। दीज ऑर्बिट्स लाइज इन, या फिर दीज ऑर्बिट लाइज इन डिफरेंट शेल्स, दीज ऑर्बिट्स लाइज इन डिफरेंट शेल्स, ठीक है। तो ये कक्षाएं अलग अलग कोशों में होती है, ये कक्षाएं अलग अलग कोशों में होती है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट नील्स बोर के मॉडल का क्या था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट चेंज विद टाइम, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट डू नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर है उसकी एनर्जी में समय के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये एक और पॉइंट था। और एक लास्ट पॉइंट, बट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल का। बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है जिन ऑर्बिट्स के लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, अभी अपन समझेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल इंटीजर हो। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिटल्स, अभी मैं इसको समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। इलेक्ट्रॉन ओनली रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिटल्स for which electron have angular momentum equal to multiple integer of h/2π. Those orbitals for which angular momentum
of electron is multiple integer of h upon 2 pi। इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में गमन करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ये पॉइंट अपन थोड़ा सा और इलोबरेट करते हुए समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। अभी केवल मैंने लिखवाया है, इसको अभी मैं समझाऊंगा आपको। इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें इसका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr। m है इलेक्ट्रॉन का मास, v है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, r है रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। ये क्या होना चाहिए, n इंटू मल्टीप्लाई अपॉन h अपॉन 2 पाई होना चाहिए। n क्या हो सकता है, यहाँ पे n है 1 2 3 4 ऐसे जो अलग अलग सेल होती है उन सेल की संख्या है। अगर फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फर्स्ट सेल के लिए n बराबर 1 हो जाएगा, सेकंड सेल के लिए n बराबर 2, थर्ड सेल के लिए n बराबर 3, इस तरह से। तो n तो हो गए यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स, जो फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, इस तरह से। m यहाँ पे है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m ही लिख सकते हैं, या फिर m बराबर हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r है रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस हो जाएगी। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई में h अपॉन में 2 पाई। देखो इस mvr को, ये जो mvr क्वांटिटी है ना, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, इसी को ही बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। यही कहलाता है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, ठीक है। जैसे मोमेंटम तो होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी तो क्या होता है मोमेंटम। जब रेडियस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम। हिंदी में इसको बोलेंगे कोणीय संवेग कहा जाएगा इसे हिंदी में। mvr इज इक्वल टू h, तो वही हो गया प्लांक कांस्टेंट, ये हो गया प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻23। ये है प्लांक कांस्टेंट। तो h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीजर होगा mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। अब देखो ये रिलेशन आया कहाँ से, इस चीज़ को ध्यान से समझना। जैसे डी ब्रॉगली ने एक प्रिंसिपल दिया था, ये अब बहुत गहरी सी बात है जो अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ। जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। मान लो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर। अब देखो इलेक्ट्रॉन, जैसा कि डी ब्रॉगली ने बताया, इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर भी होती है और मास नेचर भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों ओर जब चक्कर लगा रहा है तो ये वेव नेचर में भी है और पार्टिकल नेचर में भी है। तो हम यहाँ पे अगर वेव नेचर लें इलेक्ट्रॉन की, तो देखो वेव ऐसे कुछ ट्रैवल करेगी न्यूक्लियस के चारों ओर, वेव कुछ ऐसे ट्रैवल करेगी ना, अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को कंसिडर करें तो। अब देखो जब वेव नेचर को कंसिडर किया जाए तो ये एक पूरा जो ऑसिलेशन है यहाँ से यहाँ तक का, एक पूरा जो ऑसिलेशन है ये क्या हो जाएगा, लैम्डा के बराबर हो जाएगा। एक सिंगल जो वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, मान लो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लैम्डा है, तो ये एक पूरा ऑसिलेशन लैम्डा के बराबर हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी ऑसिलेशन हुए, तो ये जो ऑसिलेशन है, अब देखो वेवलेंथ जो होती है इलेक्ट्रॉन की, या तो एक वेवलेंथ जितना लेंथ ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में, या फिर 2 वेवलेंथ जितना इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा किसी ऑर्बिट के अंदर, या फिर 3 या 4 या 5। तो ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जब पूरा ऑर्बिट पूरा करेगा तो उसमें वेवलेंथ जो है
वो 1.5 वेवलेंथ हो, 1.6 वेवलेंथ हो, तो वेवलेंथ का क्या होगा, मल्टीपल इंटीजर होगा जब इलेक्ट्रॉन पूरा एक चक्कर न्यूक्लियस का लगाएगा। न्यूक्लियस का जब इलेक्ट्रॉन पूरा एक चक्कर लगाएगा तो एक ऑसिलेशन जो है, एक वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन की लैम्डा है, तो जब ये पूरा चक्कर लगाएगा तो पूरा चक्कर का जो सरकमफेरेंस होता है वो होता है 2πr। जैसा कि हम जानते हैं पूरे सरकमफेरेंस की लेंथ कितनी होती है, 2πr होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन का 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 10 लैम्डा, तो मैं जनरली इसको क्या लेता हूँ, n लैम्डा के बराबर होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहे हैं यहाँ पे, डी ब्रॉगली ने जो प्रिंसिपल दिया था, तो इलेक्ट्रॉन को हमने क्या माना, इलेक्ट्रॉन एज वेव। तो इलेक्ट्रॉन को हम वेव कंसिडर कर सकते हैं। तो वेव अगर कंसिडर करते हैं तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और कोई n लैम्डा जो है वो किसके बराबर हो गया, सरकमफेरेंस 2πr के बराबर हो गया। अब देखो डी ब्रॉगली ने एक बात ये भी बोली थी कि लैम्डा बराबर होता है h/mv, जो डुअल नेचर ऑफ मैटर है उसमें लैम्डा बराबर क्या बताया डी ब्रॉगली ने, h/mv बताया था ना। तो यहाँ पे देखो मैं इस लैम्डा की जगह अगर mv लिख देता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू को अगर पुट कर दिया जाए तो 2πr इज इक्वल टू आ जाएगा n टाइम्स h/mv, ठीक है। ये आ जाएगा 2πr इज इक्वल टू n टाइम्स h/mv। 2π को इधर ले आता हूँ, mv को इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा mvr इज इक्वल टू n इंटू h/2π। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि mvr जो है वो क्या है, h/2π का मल्टीपल इंटीजर है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का मल्टीपल इंटीजर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या है, h/2π का मल्टीपल इंटीजर हो जाएगा। तो कैसे आया ये, एक तो आया 2πr बराबर n लैम्डा लेने से और लैम्डा बराबर h/mv लेने से। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ मज़ेदार बताता हूँ। जैसे ये डी ब्रॉगली का जो आया था ना प्रिंसिपल, लैम्डा बराबर h/mv, ये कहाँ से आया, है ना। लैम्डा बराबर h/mv की कहानी भी आप सुनना, देखो कैसे आया होगा। जैसे आपने एक बहुत ही प्यारी इक्वेशन सुनी होगी, एक तो आपने सुना होगा E बराबर एच न्यू, है ना। जैसे मैंने इक्वेशन बताया था, ये तो प्लांक ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आया था, E बराबर एच न्यू। और एक होती है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये आइंस्टाइन की बहुत ही फेमस इक्वेशन है। हाँ हेलो। तो देखो E बराबर एम सी स्क्वायर, एक आपने ये रिजल्ट सुना होगा, और E बराबर एच न्यू ये अपने प्लांक ब्लैक बॉडी रेडिएशन में देखा। तो मैं अगर दोनों को इक्वल कर देता हूँ, अच्छा न्यू जो होता है, न्यू जैसे लैम्डा बराबर होता है जो न्यू है यहाँ पे, या फिर न्यू को एक और वैल्यू में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यू होता है फ्रिक्वेंसी, और लैम्डा बराबर होता है एच लैम्डा बराबर या फिर लैम्डा एफ, v इज इक्वल टू होता है लैम्डा एफ। लेकिन यहाँ पे लाइट की स्पीड अगर लें तो v की जगह मैं लिख सकता हूँ c, c इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा एफ, या फिर f की जगह ले लेता हूँ मैं फ्रिक्वेंसी की जगह न्यू ले लेता हूँ, तो लैम्डा न्यू। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, c/लैम्डा आ जाएगी। यहाँ पे न्यू क्या हो गया, देखो c/लैम्डा हो गया। तो e की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, e इज इक्वल टू hc/लैम्डा आ जाएगा। यहाँ पे देखो e बराबर hc/लैम्डा आ जाएगा, जब न्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, c/लैम्डा लिख देते हैं। तो अब देखो ये एनर्जी एक फोटोन के लिए है, ये भी एनर्जी एक फोटोन के लिए, ये आइंस्टाइन ने दी थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी टी शर्ट वगैरह पे आइंस्टाइन की इस इक्वेशन को E बराबर एम सी स्क्वायर को लिखा जाता है। तो यहाँ पे E बराबर hc/लैम्डा है, यहाँ पे E बराबर एम सी स्क्वायर है, तो दोनों को जब बराबर करेंगे hc/लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो एम सी बराबर हो जाएगा h/लैम्डा, या फिर लैम्डा बराबर हो जाएगा h/m इंटू सी। यहाँ पे देखो ये डी ब्रॉगली का फॉर्मूला आ गया। अब ये C तो अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन अगर c को रिप्लेस कर दूं मैं कोई जनरल वेलोसिटी v से, तो ये फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h/mv हो जाएगा।
जो कि डी ब्रॉगली ने फॉर्मूला दिया था। तो डी ब्रॉगली का फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी हो गया, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एम सी स्क्वायर, लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी, और ये एक फॉर्मूला और एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई। तो ये सारे फॉर्मूले क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से ही आए हैं। लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी हो गया, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई हो गया, या फिर ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एम सी स्क्वायर, दीज ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये डी ब्रॉगली ने दिया था। ये कैसे आता है, इन दोनों फॉर्मूलों रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूले आते हैं। ओके, ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। और ये नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल था, और नील्स बोर ने कुछ कैलकुलेशंस की थी। देखो ये कैलकुलेशन जो है अपना जो 12th क्लास है, 12th क्लास में जो सेकंड बुक होती है, उस सेकंड बुक में एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन दोबारा पढ़ने को मिलता है, जिसमें अपन नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को दोबारा पढ़ते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, कि किसी ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी रेडियस को कैसे निकाला जाए, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला, और किसी भी nth ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला। तो फॉर्मूलाज फॉर nth ऑर्बिटल, फॉर्मूलाज फॉर nth ऑर्बिटल, कोई nth ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ सूत्र हमें ध्यान में रखने हैं। nवीं कक्षा के लिए सूत्र, nवीं कक्षाओं के लिए सूत्र, कुछ फॉर्मूले हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे nth कक्षा का r nth है ना, nवीं कक्षा की जो रेडियस है इसकी वैल्यू आती है 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग n स्क्वायर अपॉन में z। ये फॉर्मूला आता है r nth का, यानी कि कोई भी nth ऑर्बिटल की आपको रेडियस निकालनी है। अच्छा, ये देखो फॉर्मूले कैसे आते हैं। ये फॉर्मूले 12th क्लास में जब सेकंड बुक में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में दोबारा आता है, तो फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए पहले, अगर हम इस रेडियस के, वेलोसिटी के और जो एनर्जी के फॉर्मूले हैं उनको डिराइव करें। तो हमें केवल केमिस्ट्री की दृष्टि से भी ध्यान में रखना है कि nth ऑर्बिटल की जो रेडियस है उसका फॉर्मूला होता है r nth इज इक्वल टू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग n स्क्वायर अपॉन z होता है। ठीक है, और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू, किसी भी nth ऑर्बिटल में जो वेलोसिटी होती है v nth, इसका फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, यहाँ पे तो देखो आर्मस्ट्रॉन्ग है रेडियस की यूनिट, यहाँ पे होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.16 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करते हैं z अपॉन में n का। अब आप पूछोगे कि z क्या है, n क्या है, तो z यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर, z होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, परमाणु क्रमांक होता है यहाँ पे z क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और n क्या है नंबर ऑफ शेल। कौन सी शेल की बात करें आप, k शेल, l शेल, m शेल, n शेल, जिस सेल की रेडियस आप निकालना चाहते हो उस सेल की रेडियस के लिए ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो nth शेल या फिर nth ऑर्बिटल की जो रेडियस है उसका फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर निकाल रहा है तो किसी भी शेल के अंदर या किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है। nth ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला v nth बराबर 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड z अपॉन n। और एक और फॉर्मूला होता है किसी भी nth ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, और कौन सी एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये होता है माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n स्क्वायर अपॉन में z स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको ऐसे ध्यान में रखें। दिस इज फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूलों के डेरिवेशंस अपन फिजिक्स में जब पढ़ लेते हैं पूरा 11th क्लास की फिजिक्स और 12th क्लास की फिजिक्स, तो उसके बाद में सेकंड चैप्टर जो होता है फिजिक्स का, सेकंड बुक का जो सेकंड थर्ड चैप्टर होता है उसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को दोबारा पढ़ते हैं। तो वहाँ पे ये रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के फॉर्मूलों को डेरिवेशन करते हैं। अभी केवल अपन को फॉर्मूले ही ध्यान में रखने हैं
कि इस फॉर्मूले से रेडियस आ जाएगी, इससे वेलोसिटी आ जाएगी और इससे एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की किसी भी nth ऑर्बिटल के अंदर। जहाँ पे n तो है, किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, n बराबर 1 2 3 4 शुरू ऐसे होएगा, है ना। n की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से, ये तो देगा अपन को नंबर ऑफ ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल की रेडियस निकालें उसमें वेलोसिटी या उसमें एनर्जी निकाल सकते हो। या फिर z एटॉमिक नंबर हो गया, है ना, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो z होता है। तो इन फॉर्मूलों को अपन यूज़ करते हुए अलग अलग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये है बोहर का एटॉमिक मॉडल, जिसमें अपन को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। और आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, यहाँ तक ही आज अपन पढ़ेंगे और यहाँ से आगे अपन जो कल की क्लास है उसमें और ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ और नई बातें जानेंगे। और अभी तक जो जो बच्चे